नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ सुपर एलिवेशन। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सुपर एलिवेशन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और सुपर एलिवेशन होता है क्या? राइज ऑफ द आउटर एज ऑफ रोड विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज और सेंट्रल लाइन। ठीक है, उसको बोलते हैं सुपर एलिवेशन। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल वाइल मूविंग ऑन ए सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस आर मीटर्स एट स्पीड वी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए अपन अब क्या करेंगे, फोर्स एनालिसिस करेंगे एक व्हीकल का जो आर रेडियस के कर्व सर्कुलर कर्व पे घूम रहा है और उसकी स्पीड है जो वी है। ठीक है, तो सबसे पहले लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैंने बताया कि अगर कोई भी वस्तु अगर सेंट्रीफ्यूगल पाथ में ट्रैवल करती है तो उसकी एक टेंडेंसी रहती है बाहर जाने की। वो टेंडेंसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होती है, जिसका मान होता है P विल बी इक्वल टू डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। ठीक है, एक्टिंग हॉरिजॉन्टल आउटवर्ड्स थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी जी। ठीक है, तो P विल बी इक्वल टू डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, एक तो हो गया। द वेट डब्ल्यू ऑफ द व्हीकल एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स थ्रू द सी जी। और उस वस्तु का जो वस्तु मान लो, या चाहे अपन व्हीकल कह लेंगे क्योंकि अपने केस में व्हीकल है, तो जो व्हीकल का वेट होगा वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ काम करेगा उसके सीजी से होकर। ठीक है, और वो परपेंडिकुलर टू अर्थ होता है, सरफेस के नहीं होता। चाहे वो कोई से सरफेस पे ट्रेवल कर रही हो, इंक्लाइंड पे कर रही हो, चाहे हॉरिजॉन्टल पे कर रही हो, लेकिन जो सीजी होता है ना वो हमेशा परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल लगता है। ठीक है, द फ्रिक्शन फोर्स डेवलप्ड बिटवीन द व्हीकल एंड द पेमेंट काउंट्रैक्ट्स ट्रैवर्सली अलोंग द पेमेंट सरफेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। तो जो तीसरा फोर्स लगेगा वो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जिसकी क्या टेंडेंसी रहेगी, अगर मान लीजिए कोई व्हीकल, जैसे व्हीकल के टायर्स और पेमेंट के बीच में रिलेटिव मोशन होने की कोशिश करेगा बाहर की तरफ, तो इनवर्ड लगेगा वो। ठीक है, उल्टा होगा कब? जब अगर मान लीजिए स्लो मूविंग व्हीकल होगा तो अंदर आने की टेंडेंसी रहेगी, तो जो वो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अपन। तो सुपर एलिवेशन देख लिए, उसमें फोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो ये कोई टिपिकल सा फोर्स एनालिसिस है। अब अगर ये फोर्स एनालिसिस समझना है तो मैं थोड़ा सा एक तुम्हें डायग्राम बता देता हूँ। देखो ये डायग्राम है अपने पास में। ठीक है, अब अगर ये कोई व्हीकल रख रहा है तो उसमें जो पी होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो हमेशा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा बाहर की तरफ। ठीक है, और जो डब्ल्यू होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा नीचे की तरफ। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये एंगल अल्फा है इस सरफेस का। ठीक है, तो अल्फा एंगल यहाँ पे भी आएगा और अल्फा एंगल यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, तो जो डब्ल्यू और पी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ठीक है, जो पी का पहला कंपोनेंट होगा वो अलोंग द सरफेस लगेगा। ठीक है, पी कोस अल्फा, और एक परपेंडिकुलर टू सरफेस लगेगा पी साइन अल्फा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा जो डब्ल्यू होगा उसका एक तो परपेंडिकुलर टू सरफेस लगेगा डब्ल्यू कोस अल्फा, और एक अलोंग द सरफेस इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा डब्ल्यू साइन अल्फा। ठीक है, और इसी तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफ। ठीक है, तो अगर देखिए फोर्स एनालिसिस करेंगे तो जो पी कोस अल्फा को काउंटरेक्ट कौन कौन से फोर्स कर रहे हैं? एफ और डब्ल्यू साइन अल्फा। तो डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस एफ, एफ का जो वैल्यू रहेगा वो रहता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट स्मॉल एफ इंटू रिएक्शन आर। ठीक है, रिएक्शन आर जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जो नीचे की डायरेक्शन में, या कह सकते हो परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो गया, वो दो फोर्सेज लग रहे हैं। पहला हो गया डब्ल्यू कोस अल्फा और दूसरा हो गया पी साइन अल्फा। ठीक है, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट स्मॉल एफ प्लस इंटू में डब्ल्यू कोस अल्फा प्लस पी साइन अल्फा। तो जो पी का वैल्यू है वो मैं बता चुका हूँ पहले, डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। ठीक है, तो यहाँ से इसने फोर्स एनालिसिस किया है। ठीक है, कुछ नहीं करना इसमें, देखिए जो तीन फोर्स लग रहे हैं डब्ल्यू पी एंड एफ। ठीक है, उनका अपन को अलोंग द सरफेस और परपेंडिकुलर सरफेस डिफाइन करना है, क्योंकि जो टेंडेंसी होती है ना वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की रहती है। जो वेट होता है वो ऑलवेज वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है वो ऑलवेज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगता है, अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो इसने यहाँ पे मैथमेटिक कैलकुलेशन कर रखी है। तो देखिए डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस एफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट रह गया एफ, डब्ल्यू कोस अल्फा प्लस डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन जी आर साइन अल्फा विल ऑलवेज बी इक्वल टू डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन जी आर कोस अल्फा। अब ये अपने फोर्स एनालिसिस किया है तो अपन ने ये माना है कि जो गाड़ी का मूवमेंट हो रहा है वो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ नहीं हो रहा, मतलब उसका जो अलोंग द अलाइनमेंट मूवमेंट हो रहा है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी कंडीशन में है वो। ठीक है, ना तो वो टोपल करेगी ना स्किड करेगी, तभी ये फोर्स इक्वल होंगे। अगर मान लीजिए ये फोर्स ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर क्या करेगा वो बाहर की तरफ स्किड भी कर सकती है और टोपल भी कर सकती है। वो कंडीशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया
कि P/W का जो वैल्यू होता है अगर B/2s से कम है, सॉरी B/2s से ज़्यादा है तो वो टॉपल कर जाएगी, और अगर F से ज़्यादा है तो स्किड कर जाएगी। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन मैं बता दिया। अब आगे चलते हैं। तो देखिए इसको रीअरेंजमेंट ऑफ द कोस अल्फा करेंगे, दोनों तरफ कोस अल्फा का अपन क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। W कोस अल्फा से किया इसने, तो जो वैल्यूज निकल के आएगी W से W तो कट जाएगा, तो tan अल्फा प्लस एफ विल बी इक्वल टू V² GR 1 माइनस एफ tan अल्फा। और जो tan अल्फा है मैंने कल आपको बताया था E के इक्वल होता है, E बोले तो सुपर एलिवेशन। ठीक है, तो E प्लस एफ विल बी इक्वल टू V² GR 1 माइनस एफ ई। ठीक है, तो जो R का वैल्यू रेडियस ऑफ द कर्व निकल के आएगा वो निकल के आएगा V² G F प्लस ई, या अगर F प्लस ई को इधर लेके जाएंगे तो निकल के आएगा E प्लस एफ विल बी इक्वल टू V² GR। ठीक है, ये तो होगी एक बात। अब अगर मान लीजिए यूनिट की बात करते हैं, तो हमने सारे जो यूनिट ली है वो मीटर सेकेंड्स में ली है। ठीक है, तो E प्लस एफ विल बी इक्वल टू V² GR। अगर मान लीजिए V की वैल्यू किलोमीटर पर हावर में दे रखी हो, kmph में दे रखी होगी, तो क्या करेंगे वहाँ पे एक कन्वर्जन फैक्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आता है E प्लस एफ विल बी इक्वल टू V²/127R। अब इसमें क्या किया अपन ने, एक तो कन्वर्जन फैक्टर लगा दिया V के लिए और G की वैल्यू रख दी 9.81। ठीक है, तो उससे जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आ रहा है E प्लस एफ विल बी इक्वल टू V²/127R। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखेगा। इसमें क्या होता है, जब अपन कर्व डिज़ाइन करते हैं तो अपन को ये इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं कि अगर मान लीजिए वेलोसिटी फिक्स कर रखी है, रेडियस फिक्स कर रखी है, तो ई कितना देना है और फ्रिक्शन फैक्टर कितना होगा। अगर मान लीजिए अपने पास में लिमिटेड रिसोर्सेज है, स्पेस लिमिटेड है, तो अपन क्या कर सकते हैं, ई को फिक्स कर देंगे, एफ को फिक्स कर देंगे, और वहाँ से मैक्सिमम स्पीड और लिमिटिंग रेडियस का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ पहले, वो सेम चीज़ें रिपीट हो रही है। ई विल बी इक्वल टू रेट ऑफ सुपर एलिवेशन विल बी इक्वल टू tan थीटा, जो उसका स्लोप होता है वही सुपर एलिवेशन कहलाता है। पहली बात तो ये। एफ जो लेटरल फ्रिक्शन होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 0.15 होती है, डिज़ाइन वैल्यू होती है ये। ठीक है, 0.15। ठीक है, ये लेटरल फ्रिक्शन की होती है। अगर लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की बात की जाती है तो वो 0.35 से 0.4 तक हो सकता है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है उसकी वैल्यू घटती है। ऐसे मैंने आपको टेबल बताया था कि 30 या 40 के एमपीएस में जो वैल्यू रहती है वो 0.4 रहती है, और जैसे जैसे मैक्सिमम स्पीड जाती है 80 या 80 से अबव, तो वो वैल्यू लिमिटेड होकर 0.35 हो जाती है। ठीक है, फिर V स्पीड ऑफ द व्हीकल है। ठीक है, मीटर पर सेकंड में भी हो सकता है और kmph में भी हो सकता है। अगर kmph में होगा तो V²/127R वाला फॉर्मूला, और अगर मीटर पर सेकंड में होगा V का वैल्यू तो V²/GR का वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, R हो गया रेडियस ऑफ द कर्व। ठीक है, mg एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, G का वैल्यू दे रखा है इसने। ठीक है, तो इस तरह से अपन ये सुपर एलिवेशन को कैलकुलेट करते हैं। अब कहीं कहीं जगह क्या होता है, सुपर एलिवेशन कितना देना कितना नहीं देना इसकी भी अपन को लिमिटेड करना पड़ता है, क्योंकि अगर मान लीजिए ज़्यादा सुपर एलिवेशन दे देंगे तो वो फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए तो ठीक होगा, लेकिन जो स्लो मूविंग व्हीकल्स होते हैं जैसे बुलॉक्स हो गई, कार्स हो गई, या फिर अपने जो 3 व्हीलर्स हो गए जैसे ऑटो रिक्शा वगैरह, वो इतनी स्पीड अटेंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, स्लो मूविंग व्हीकल जो होंगे वो टोपल कर जाएंगे इनवर्ड, सर्किल के सेंटर की तरफ टोपल कर सकते हैं या स्किड कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में जब ई का वैल्यू ज़्यादा दे देंगे तो जो एक कंपोनेंट होता है ग्रेविटी का अंदर की तरफ जो लगता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, इसके लिए एक मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कर दी। ठीक है, ई की इसको बोलते हैं मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की कितना दे सकते हो। ठीक है, तो इन केस ऑफ हेवीली लोडेड बुलोक कार्स एंड ट्रक्स कैरिंग लेस डेंस मटेरियल लाइक स्ट्रॉ और कॉटन, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लोडेड of loaded vehicle will be relatively high, and it will not be safe for such vehicles to move on a road with a high rate of super elevation. ठीक है, so because of slow speed the centrifugal force will be negligibly small in case of bullock carts. Hence, to avoid the danger of toppling of such loaded slow moving vehicles, it is essential to limit the value of maximum allowable super elevation। की जो वैल्यू है वो फिक्स कर दिया
ताकि वो जो स्लो मूविंग ट्रैफिक होगा उसको दिक्कत नहीं आएगी, उसकी जो टेंडेंसी रहेगी, उसको जो डेंजर रहेगा इनवर्ट डायरेक्शन में टॉपल करने का, वो नहीं होगा। तो इंडियन रोड कांग्रेस IRC हैज फिक्स्ड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन इन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन एंड इज स्नो बाउंड एरियाज एज 7.07%, ठीक है। तो जो मैक्सिमम होता है प्लेन या रोलिंग टेरेन में, वहाँ पे होता है 7%। ऑन हिल रोड्स नॉट बाउंड बाई स्नो एंड मैक्सिमम सुपर एलिवेशन अप टू 10%। और जो हिली रोड्स होते हैं वहाँ पे मैक्सिमम 10% तक सुपर एलिवेशन दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद में जो अर्बन रोड्स होते हैं, जैसे कि जो शहरों में होते हैं, स्ट्रेच विथ फ्रिक्वेंट इंटरसेक्शन, इट मे बी नेसेसरी टू लिमिट द सुपर एलिवेशन 4%, ठीक है। मतलब जो अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ पे जो सुपर एलिवेशन होता है, चाहे वो प्लेन एरिया हो चाहे हिली एरिया हो, ठीक है, पर अर्बन होगा तो वहाँ पे 4% अपन फिक्स कर देंगे, क्योंकि जो अर्बन एरियाज होता है वहाँ पे ट्रैफिक का जो मूवमेंट होता है वो स्लो होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जैसे सिग्नल्स होते होंगे, इंटरसेक्शन होते होंगे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे जो सुपर एलिवेशन का मैक्सिमम वैल्यू है वो 4% अपन फिक्स करके रखते हैं, ठीक है। अब मिनिमम सुपर एलिवेशन, देखिए इसकी कोई कंडीशन नहीं होती है, ये कर्व पे डिपेंड करता है, ठीक है। मिनिमम ऐसे होता है ना कि जैसे कोई ओरिजेंटल कर्व होगा वहाँ पे आप प्लेन ही दे दो, क्योंकि देखो वहाँ पे क्या होगा, स्पीड बहुत कम होगी। तो जो मिनिमम सुपर एलिवेशन है वो डिपेंडिंग अपॉन द रोड एंड डिपेंडिंग अपॉन द रोड, टाइप ऑफ द रोड, वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल एंड रेडियस ऑफ द कर्व पे डिपेंड करता है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, अपन ड्रेनेज प्रोवाइड करने के लिए भी मिनिमम एलिवेशन दे ही देते हैं, ठीक है, ड्रेनेज कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अगर पानी का बरसात का पानी आएगा तो देखिए उसको अपन एक्यूमुलेट करने के लिए, उसको ड्रेन आउट करने के लिए अपन उसमें कैम्बर देते हैं। वो कैम्बर भी एक तरह से क्या हो गया, सुपर एलिवेशन का ही काम करता है। अब चूंकि ओरिजेंटल कर्व्स होते हैं वहाँ पे कैम्बर तो दे नहीं सकते, क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना कि वो जो प्लेन रोड का जो आउटर एज सबसे ऊपर होना चाहिए कारों में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो सेंट्रल लाइन है वो ऊपर हो जाएगा फिर बाहर साइड वापस से मिनिमम डाउनवर्ड हो जाएगा। तो फिर उस केस में क्या करते हैं, जो कैम्बर होता है वही अपन मिनिमम सुपर एलिवेशन के तौर पे दे देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम ड्रेनेज कंसिडरेशन इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ मिनिमम क्रॉस टू ड्रेन ऑफ द सरफेस वाटर if the calculated super elevation is equal to or less than the camber of the road surface, then the minimum super elevation to provide on horizontal curve may be limited to the camber of the surface। कि जो सुपर एलिवेशन की वैल्यू निकाली वो कैम्बर से भी कम आ रही है तो कम से कम कैम्बर तो प्रोवाइड करवाना ही है। ये क्यों करवाते हैं, ड्रेनेज पर्पज से, बस इसका एक ही पर्पज होता है, ड्रेनेज पर्पज, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद की बात बता रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने वी डिसाइड किया भाई इतनी डिज़ाइन स्पीड दूंगा मैं, रेडियस कितनी देनी है, वो उस एरिया के हिसाब से आपके पास लिमिटेड एरिया है कि एरिया है जो काफ़ी अच्छा आपके पास अवेलेबल है, तो उसमें कुछ भी आप रेडियस दे सकते हो, ठीक है। इन सबको ध्यान रखने के बाद ई कैलकुलेट करेंगे। अगर ई की वैल्यू कैम्बर से कम आती है तो आपको कम से कम कैम्बर तो प्रोवाइड करवाना ही है, ठीक है। अब देखिए डिज़ाइन ऑफ द सुपर एलिवेशन कि कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले आता है स्टेप नंबर 1, ठीक है। तो सुपर एलिवेशन में 75% ऑफ डिज़ाइन स्पीड वी मीटर पर सेकेंड और kmph इज कैलकुलेटेड नेगलेक्टिंग द फ्रिक्शन। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहला स्टेप रहेगा, अगर मान लीजिए अपन को ई कैलकुलेट करना है तो अपने पास वी रहेगा और आर रहेगा, ठीक है, ये दोनों चीज़ अपने पास पहले से रहेगी। तो अपन क्या करेंगे 75% वी। अब देखिए 75% क्यों लिया है वेलोसिटी का, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जो डिज़ाइन स्पीड होती है वो मैक्सिमम स्पीड होती है, सारे व्हीकल उस पर नहीं चल रहे होते हैं, ठीक है। कोई व्हीकल ऐसा होगा जो धीरे भी चल रहा होगा, कोई व्हीकल होगा जो उससे भी थोड़ा सा तेज़ चल रहा होगा, ठीक है। पर डिज़ाइन स्पीड से ज़्यादा तेज़ अपन नहीं मान के चलते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हर व्हीकल डिज़ाइन स्पीड में नहीं चलता है, तो 75% इसलिए लिया है क्योंकि अपन ये मान के चलते हैं जो 75% व्हीकल्स होंगे ना वो तो स्पीड पे चल ही रहे होंगे, ठीक है। तो कुछ स्लो होगा कुछ तेज़ होगा, बाकी स्पीड पे चल रहे होंगे। तो ये लगभग सबको कैलकुलेट करने के लिए सारे व्हीकल से कोई इसमें आ जाए और कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं हो, स्लो मूविंग व्हीकल के लिए और फास्ट मूविंग के लिए, ठीक है। तो 75% लेते हैं। तो 75 जो 0.75 वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, ठीक है। यहाँ से एक ई का वैल्यू हो जाएगा। अब क्या होगा, इफ़ द कैलकुलेटेड वैल्यू ई इज लेस देन 7%, ठीक है। अगर प्लेन टेरेन के लिए 7% या उससे कम आ गया, ठीक है, हिली एरियाज़ के लिए 10% से कम आ गया, तब तो ये ठीक है, ठीक है। अगर इससे वैल्यू ज़्यादा एक्सेड कर दे, इफ़ द वैल्यू ऑफ ई एज स्टेप 1 एक्सीड्स द 7% और 10% इन हिली एरियाज प्रोवाइड मैक्सिमम सुपर एलिवेशन इक्वल टू 7% विद स्टेप 3 और 4, ठीक है।
अब अपन क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ई का वैल्यू यहाँ से, जैसे प्लेन एरिया की बात करते हैं, प्लेन एरिया में अगर 7% से ज़्यादा आ गया तो अपन दे कितना सकते हैं, ओनली 7%, ठीक है। तो करेंगे क्या, 7% दे देंगे। फिर अपन क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे। चेक द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन डेवलप्ड फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई विल बी इक्वल ई इक्वल टू 7% एट द फुल वैल्यू डिजाइन स्पीड। अब देखिए क्या करेंगे, अपन फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर फ्रिक्शन ही डेवलप होगा और वो मान लीजिए ज़्यादा फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी तो वो क्या करेगा, स्किड कर जाएगा, तो वो भी चेक करना पड़ेगा अपन को। तो अपन क्या करेंगे, फुल डिज़ाइन स्पीड के लिए ई का वैल्यू मैक्सिमम लेके एफ का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब अगर एफ का वैल्यू 0.15 से कम आ गया तब तो वेल एंड गुड है। अगर 0.15 से ज़्यादा आया एफ का वैल्यू तो अपन क्या करेंगे, फिर एफ और ई फिक्स हो गया, जैसे ई 7%, एफ 0.15%, फिर वहाँ पे क्या करेंगे, स्पीड को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो उस केस में क्या करेंगे, अपन ई और एफ का वैल्यूज़ ले लेंगे, ठीक है। ई और एफ का वैल्यू ले लेंगे, ई का वैल्यू 0.07 और एफ का वैल्यू 0.15 और वी ए स्क्वायर अपॉन 127 आर यहाँ पे अपन को पता ही है, तो वी निकाल लेंगे अपन, ठीक है। अलाउेबल मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, वो हो जाएगी इसकी डिज़ाइन स्पीड, या कह सकते हो लिमिटेड स्पीड, कि इस कर्व में आपको इतनी स्पीड रखनी है। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, रोड के किनारे पे साइन बोर्ड्स लगे होते हैं स्पीड लिमिटिंग के, ठीक है, जैसे 40 kmph होना चाहिए, 60 kmph होना चाहिए, ठीक है। तो कर्व्स के जब स्टार्टिंग होता है तो वहाँ पे भी कभी कभी स्पीड बोर्ड आपने देखा होगा, तो वो क्या करता है, लिमिट कर देता है, भाई इससे ज़्यादा नहीं चलाना, अदरवाइज आपको खतरा हो सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे सुपर एलिवेशन कैलकुलेटेड होता है, ठीक है। अब सुपर एलिवेशन देते कैसे रोड पे, वो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।